हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम देखने वाले हैं एरर्स इन वॉटमीटर। तो देखिए, पिछले क्लास में आपने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वॉटमीटर यूज कर रहे थे। मतलब कि क्या, हम कैसे सिंगल फेस एसी पावर को मेजर कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, राइट। तो हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को वॉटमीटर की तरह कैसे यूज करना है। अब देखो, वॉटमीटर जो है वो तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर से देखते आ रहे हैं कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमको मेजर्ड वैल्यू मिलता है और वो ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ अलग होगा, और वही जो डिफरेंस होगा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, वो उनका एरर बताएगा। तो वैसे ही वॉटमीटर में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो वही अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर को एज अ वॉटमीटर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि फर्स्ट काइंड ऑफ एरर मिलता है यहाँ पे, एरर ड्यू टू कनेक्शन। ठीक है, तो वॉटमीटर में पहला टाइप का जो एरर आ सकता है, मैं लिखता हूं यहां पे फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर। एरर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट लिखता हूं यहां पे एरर ड्यू टू ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वॉटमीटर। ठीक है, मतलब कि वॉटमीटर के कनेक्शन के कारण क्या एरर्स आ सकते हैं। तो वॉटमीटर कनेक्शन पहले समझते हैं कि आपको दिखाता हूं मैं। ये आपका क्या हो गया, करंट कॉइल, दो करंट कॉइल या फिक्स्ड कॉइल हो गए, राइट। और ये हो गया आपका प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट कॉइल, यहां पे लिख देता हूं सीसी पीसी, और इनको मिला के मैं बना देता हूं आपका वॉटमीटर। तो ये आपका वॉटमीटर का इंटरनल हो गया, जिसमें प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल आ गए। तो ये वॉटमीटर हो गया, राइट। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये और ये यहां पर और ये सब का नाम देखो। इसको हम बोलते हैं V, इसको बोलते हैं C, इसको बोलते हैं M, और ये है L, राइट। तो अब देखो MLCV, ये MLCV है क्या। M का मतलब होता है मेंस, ठीक है। L का मतलब होता है लोड, ठीक है। C का मतलब होता है कॉमन, और V का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, तो ये MLCV हो गया। अब इस यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे MC शॉर्टेड है, मतलब कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल में MC शॉर्टेड है। तो ये एक प्रकार का कनेक्शन हो गया। इसको मैं क्या कर सकता था पता है, MC को शॉर्ट, यहां पे M और C को शॉर्ट करने के बजाय मैं इस लाइन को हटाकर इसको भी ऐसे कनेक्ट कर सकता था, यहां से यहां ऐसे। तो अब क्या होता, L और C शॉर्ट हो जाते। तो ये भी एक वॉटमीटर का कनेक्शन है, राइट। मतलब कि यहां पे एरर ड्यू, पहले हम देख रहे हैं कितने प्रकार के एरर होते हैं वॉटमीटर में। पहले टाइप का एरर है एरर ड्यू टू वॉटमीटर कनेक्शन ऑफ वॉटमीटर। अब कनेक्शन ऑफ वॉटमीटर होते हैं दो टाइप के। पहला जो मैंने आपको दिखाया है MC शॉर्टेड, दूसरा LC शॉर्टेड। ठीक है, MLCV क्या है, ये है। तो ये दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, और इन दोनों कनेक्शंस में आपके दो टाइप के एरर होते हैं, राइट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, दोनों कनेक्शंस के बारे में बात करता हूं। फर्स्ट आपका MC शॉर्ट। ऐसे केस में अगर मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं आपका, तो ये आपका हो गया सप्लाई, करंट कॉइल, ठीक है, लोड। ये लोड, प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस,
लोड, ये हो गया आपका IL IC करंट कॉइल का करंट, और जो कि IL और ICC यहाँ पे सेम दिख रहे हैं हमें, राइट। ये आपका हो गया MLCV। तो ये आपका MC शॉर्टेड है, देखो MC शॉर्ट है, तो ये पहला टाइप का कनेक्शन हुआ। ये आपका रेसिस्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, ये आपका प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, ठीक है, सप्लाई, सिंगल फेज AC सप्लाई, ठीक है। तो इसको मैं VS लिख देता हूं यहां पे, राइट। तो और यहां पे आपका करंट IP कर देता हूं, चलो, प्रेशर कॉइल का, ठीक है। तो ये, और यहां पे आपका VL, राइट, ठीक। तो ये आपका MC शॉर्ट कंडीशन के केस में आपका ये हो गया सर्किट डायग्राम। तो अब देखो, जनरली जब हमने डेरिवेशन किया था कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आपका एवरेज पावर को कैसे मेजर करता है, तो उसमें मैंने दो अजम्पशंस लिए थे। क्या दो अजम्पशंस थे वो? पहला अजम्पशन ये था कि आपका करंट कॉइल में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, या मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ करंट कॉइल वाज जीरो, ठीक है। करंट कॉइल का वोल्टेज ड्रॉप जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि हम उसमें कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं ले रहे थे जब मैंने डेरिवेशन किया था लास्ट वीडियो में, राइट। आपको अजम्पशन याद होगा, ये अजम्पशन था। तो उस केस में जब हम डेराइव किए थे तो हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आया था कि जो आपका पावर आया था, ट्रू पावर लोड का, वो आया था VL IL cos phi, ठीक है। और यही ट्रू पावर को आपका थीटा जो था वो डिफ्लेक्ट करने में कैपेबल हो रहा था, राइट। पर अब होगा क्या कि अब ना हमें एरर, ऐसा तो वो आइडियल केस लेके हम डिराइव के थे ये, पर कुछ ना कुछ तो करंट कॉइल का रेसिस्टेंस होगा ही। अब जब रेसिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा वहां पे, और ड्रॉप होने से यहां पे अगर कुछ करंट ड्रॉप हो रहा है तब आपका कुछ ना कुछ एरर आएगा। मतलब कि क्या, अब हम जब आइडियल केस की बात की थी तब हमें ट्रू वैल्यू मिल रहा था, थीटा इज इक्वल टू, थीटा ट्रू वैल्यू को बता रहा था। पर एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपका ट्रू वैल्यू तो आएगा नहीं, आपका तो मेजर्ड वैल्यू आएगा। और मेजर्ड वैल्यू मतलब कि क्या, ट्रू वैल्यू प्लस कुछ एरर, प्लस कुछ एरर। तो वो एरर किसके कारण आएगा? ये करंट कॉइल के कारण आएगा, राइट। तो आप ना एक बार अभी वीडियो पॉज करेंगे और पीछे जाके DC सर्किट्स का जब हमने डिस्कस किया था, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, ये दोनों मेथड्स को जब मैंने डिस्कस किया था वही सेम चीज मैं अभी यहां पे डिस्कस करूंगा। मतलब कि आपका CC और PC, इसको आप करेक्ट एमीटर की तरह समझो, इसको आप वोल्ट मीटर की तरह समझो। करंट कॉइल आपका एमीटर, प्रेशर कॉइल आपका वोल्ट मीटर। अब अगर आपका लोड के पास एमीटर है या मतलब करंट कॉइल है, तो एरर किसके कारण आएगा? करंट कॉइल के कारण आएगा। और यहां पे मैंने करंट कॉइल का रेसिस्टेंस ले लिया है RC, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस ले लिया है RC, राइट। अब देखो, आइडियल केस में यहां पे लिखता हूं मैं पहले, आइडियल केस में क्या हो रहा था कि आपका IC जो था वो IL के इक्वल हो रहा था, ICC, और क्या होता VPC जो था वो VL या VS, V फेस, ये V फेस कर देता हूं इसको मैं, ठीक है, और V फेस के इक्वल आ रहा था, ठीक है। VS रहने दो इसको, चलो, सोर्स वोल्टेज सप्लाई, ठीक है, इसके इक्वल आ रहा था। और हमारा पावर आ गया ये, तो मेजर्ड पावर इज इक्वल टू ट्रू पावर इज इक्वल टू VL IL cos phi, ये, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात, प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब उसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा, देखो अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है ना, एरर्स इन वॉटमीटर में। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वॉटमीटर। कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं वॉटमीटर में? दो प्रकार के, एक MC शॉर्ट, दूसरा LC शॉर्ट, ठीक है। तो पहले अब हम बात कर रहे हैं कि जब MC शॉर्ट किया जाएगा तब आपका क्या एरर आने वाला है, राइट। और अगर आप अभी वीडियो पॉज करके, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है,
अगर याद नहीं है तो एक बार पॉज करके आप अपना डीसी सर्किट्स का पावर मेजरमेंट जो था आपका एमीटर वोल्ट मीटर मेथड और वोल्ट मीटर एमीटर का जो आप नोट्स बना रहे होंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं वो आपको 100% कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसमें आप जो अगर नोट्स बना रहे होंगे ना तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, आपसे सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, या जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ना, सारा थ्योरी, सारा ऑब्जेक्टिव, सारे न्यूमेरिकल्स इसी में से आने वाले हैं। तो जरूरी है कि आप नोट्स अच्छे से बनाएं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स पलटा के देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि एमीटर वोल्ट मीटर मेथड और आपका वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। तो ये जो एमसी शॉर्ट है ना, ये जो एमसी शॉर्ट है ये आपका एमीटर वोल्ट मीटर मेथड के जैसे होगा। तो एमीटर वोल्ट मीटर मेथड में क्या हुआ था कि आपका जो एरर आ रहा था वो एमीटर के कारण आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि एमीटर आपकी लोड के करीब था और एमीटर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस था जो कि सीरीज में था और उसी कारण ड्रॉप हो रहा था उसमें। तो अब ये आइडियल केस हो गया। अब अगर मैं प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं, यहां पे प्रैक्टिकल केस में, तो उस केस में क्या होगा कि अब यहां पे मेरे को पहले ये बताओ कि आपका जो पावर था पी एवरेज वो किसके इक्वल है? वो है आपका वीपीसी आईसीसी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईसीसी, इसके इक्वल है। अब आईसीसी किसके इक्वल है? आईसीसी तो आईएल के केस इक्वल ही है आइडियल केस में, ठीक है। आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों केस में आईसीसी इज इक्वल टू लोड करंट, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। पर अब वीपीसी जो है वो चेंज हो जाएगा भाई। आइडियल केस में वीपीसी इज इक्वल टू वीएल प्लस वीएल इज इक्वल टू वीएस हो रहा था। जो लोड वोल्टेज था, जो सप्लाई वोल्टेज था, तीनों सेम हो जा रहे थे क्योंकि यहां पे ड्रॉप नहीं हो रहा था। पर अब क्या होगा वीपीसी आपका, अब आपका वीपीसी यहां पे कुछ ड्रॉप आने वाला है आपका। तो ये किसके इक्वल हो गया? आपका वीएल प्लस, देखो केवीएल लगाओ, वीएल प्लस यहां पे करंट एंटर किया और ओवरऑल जो आपका ये वीपीसी आ रहा है यहां पे इस टर्मिनल्स में वीपीसी कितना इक्वल टू आ रहा है? वीएल प्लस आईसीसी आरसी, करेक्ट, यही आ रहा है ना। देखो वीपीसी का वैल्यू, यस, तो ये आ गया आपका वीपीसी। तो अब आपका जो पावर मेजर्ड आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? वीएल प्लस आईसीसी आरसी प्लस सॉरी इंटू आईसीसी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईसीसी। अब देखो आईसीसी क्या है? इक्वल टू लोड करंट है। आईसीसी आपका लोड करंट के इक्वल है। तो अगर लोड करंट और आईसीसी इक्वल है तो दोनों सेम फेज में होंगे। अब वीएल ये जो लोड है और आईएल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? फाई के इक्वल होगा ना, फाई के इक्वल होगा, ठीक है, तभी तो कॉस फाई पावर है, उनका पावर फैक्टर है। तो एंगल बिटवीन वीएल एंड आईएल इज 5, ठीक है, एंगल बिटवीन आईएल एंड वीएल इज 5। अब अगर आईसीसी आईएल के इक्वल है और यहां पे जो ये रेसिस्टर है ये आपका कोई भी फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। रेसिस्टर जो होता है आपको कोई फेज शिफ्ट प्रोवाइड तो करता नहीं है, आपका वो यूनिटी पावर फैक्टर ही रहेगा या तो फिर इन फेज ही रहेगा करंट और वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर। तो इसका मतलब ये कि आईएल और वीएल में जो फेज डिफरेंस था वही फेज डिफरेंस होने वाला है प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल में, अगर यहां पे रेसिस्टर आ भी जाए तो भी। मतलब कि रेसिस्टर के आने से कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। वो तो आपको पता है कि फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करता ना रेसिस्टर, इसलिए। तो यहां पे अभी भी क्या आने वाला है? कॉस फाई आने वाला है। तो अब देखो ये क्या दिख रहा है मुझे? ये हो गया वीएल। अब देखो आईसीसी को मैं लिख रहा हूं आईएल, ठीक है, आईएल कॉस फाई प्लस आईएल आईसीसी स्क्वायर आरसी, ठीक है। और ये आपका हो गया मेजर्ड पावर, जो कि किसके इक्वल लग रहा है? ये आपका किसके इक्वल है? ट्रू पावर के इक्वल है, वीएल आईएल कॉस फाई। तो यहां पे आपका मेजर्ड पावर इक्वल टू आया ट्रू पावर प्लस आईसीसी स्क्वायर आरसी। ये आपका मेजर्ड पावर अब यहां पे ट्रू पावर से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मेजर्ड पावर एक्चुअल में आपका वॉटमीटर जो है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जब वॉटमीटर की तरह जब काम करेगा तो एक्चुअल में वो ज्यादा मेजर करेगा वैल्यू, ट्रू पावर से ज्यादा एक्चुअल आपको रीडिंग दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? जब एमसी शॉर्टेड रहेगा तो रेसिस्टर के करंट कॉइल के रेसिस्टर के कारण आपका आई स्क्वायर आरसी का जो पावर लॉस होगा वो उसके कारण यहां पे रीडिंग एक्स्ट्रा आएगा,
ठीक है, तो उसको भी मेजर कर लेगा। तो यहां पे एरर किसके इक्वल हुआ, एरर अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो इस चीज को आप हटा देंगे, तो मैं लिखता हूं यहां पे, तो यहां पे आ गया एरर आपका इक्वल टू आया, एरर इज इक्वल टू ICC स्क्वायर RC। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम हो गया ना आपका एमीटर और वोल्टमीटर मेथड की तरह, वही चीज, इसलिए मैं आपको बोला कि इसको रिकॉल कर लो कि यहां पे भी आपका एमीटर वोल्टमीटर की तरह ही ये एरर आ रहा है। अब देखो, एमीटर वोल्टमीटर की तरह जैसे हो रहा है वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम एमीटर वोल्टमीटर मेथड को हम किस लोड के लिए यूज करते थे, हम उसको हायर वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस या फिर नो लोड या फिर लो वैल्यू ऑफ लोड करंट में यूज करते थे, राइट। कि एमीटर वोल्टमीटर को आपको याद होगा, एमीटर वोल्टमीटर जो मेथड था वो हमारा किसके लिए था, उसके लिए लोड रेसिस्टर हमारा हाई होना चाहिए और या तो फिर आपका IL जो था वो लो होना चाहिए या तो फिर नो लोड करंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा एमीटर वोल्टमीटर मेथड सुटेबल था। वैसे ही ये भी MC शॉर्ट कनेक्शन ऑफ वॉटमीटर इज सुटेबल फॉर हाई वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस और लो वैल्यू ऑफ लोड करंट। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम इसको लोड करंट कम होता है तब इसको यूज करते हैं। तभी ट्रांसफॉर्मर में भी याद करो कि ट्रांसफॉर्मर में जब स्टार्टिंग में जब हम मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो आपका जो इसको वॉट में उसका पावर को मेजर करने के ओपन सर्किट टेस्ट में जब नो लोड करंट नहीं फ्लो होता रहता है तो उस केस में हम लो पावर फैक्टर वॉटमीटर यूज करते हैं और उस केस में हम MC शॉर्ट को ही यूज करते हैं, राइट। जो ट्रांसफॉर्मर के केस में जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो आपका करंट बहुत कम फ्लो होगा और जब कम करंट फ्लो होगा तो उस केस में जो आप वॉटमीटर यूज कर रहे हो ओपन सर्किट टेस्ट के रीडिंग्स को लेने के लिए वो आपका MC शॉर्टेड रहेगा, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा, ये बात, राइट। तो एरर ये चीज है, कब यूज करना है इस MC शॉर्ट को, इस केस में। सेम फॉर MC शॉर्ट, सेम फॉर MC शॉर्ट। ठीक है, तो ये तो बात हो गया आपका AC सप्लाई का। अब आपको तो पता है कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर DC और AC दोनों के लिए काम करता है। तो अगर यहां पे लोड जो है ये आपका कैसा था, लैगिंग लीडिंग कुछ भी हो सकता है, पर अगर यूनिटी पावर फैक्टर हुआ मतलब कि क्या, रेसिस्टिव लोड हुआ मतलब कि क्या, DC के लिए अगर यूज करना होगा तो यहां पे आप क्या करोगे, cos phi यूनिटी हो जाएगा, मतलब कि क्या, ये पूरा चीज 1 हो जाएगा इन केस ऑफ DC। तो आपका फिर से सेम चीज आ जाएगा एमीटर वोल्टमीटर मेथड की तरह, है कि नहीं। तो अगर यहां पे AC हो चाहे DC हो, एरर इतना ही आने वाला है। देखो cos phi, मैं cos phi को भूल गया था क्या, यहाँ पे ये आपका ये cos phi, यहां पे एरर cos phi, ठीक है। ये तो यहां पे आपका ये हो रहा है एरर, अगर ये DC में यूज करोगे तो ये cos phi गायब हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे हम MC शॉर्ट के लिए बात किए वैसे ही मैं क्या करता हूं, LC शॉर्ट के ऊपर भी बात करता हूं यहां पे। तो LC शॉर्ट में मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को यहां पे हटा देता हूं, L और C को शॉर्ट कर देते हैं अपन, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका LC शॉर्ट हो गया और यहां पे मैंने इसको कर दिया L, करेक्ट, LC शॉर्ट। अब ठीक है, तो अब यहां पे कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। IL जो है वो आपका IL जो होगा ये ICC के इक्वल नहीं होगा, ये आपका लोड करंट हो गया, वो लोड वोल्टेज हो गया। यहां पे इस जगह यहां पे लिखते हैं हम, ठीक है। ये आपका IL जो था वो पहले भी ICC के इक्वल था, अभी भी ICC के इक्वल ही रहेगा, पर यहां पे आपका IPC फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब ICC तो इधर जा रहा है, IPC इधर आ रहा है, तो KCL से इधर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इधर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, IPC प्लस ICC, है कि नहीं। अब मतलब यहां पे करंट कॉइल में अब कितना करंट फ्लो हुआ, MC शॉर्ट कंडीशन के केस में करंट कॉइल में ICC बस फ्लो हो रहा था, पर LC शॉर्ट कंडीशन में यहां पे प्रेशर कॉइल का भी करंट कॉइल से होते हुए
आएगा। तो इसलिए करंट कॉइल में अब आईपीसी प्लस आईसीसी फ्लो होने वाला है। समझ में आ गया? बाकी सब कुछ सेम है। तो अब देखो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका एलसी शॉर्ट कनेक्शन हो गया एंड इट इज सिमिलर टू वोल्ट मीटर एमीटर मेथड। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, आईसीसी जो है आपका वो इक्वल टू है आईएल प्लस आईपीसी, करेक्ट। और यहां पे वीपीसी जो है आपका वो किसके इक्वल है, वो वीएल के इक्वल है। देखो वीएल के अक्रॉस है पूरा डायरेक्ट, है ना, प्रेशर कॉइल जो आपका पूरा वो लोड वोल्टेज के अक्रॉस है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, आपका आईपीसी जो है वो वीपीसी बाय आरपी है, करेक्ट। ये चीज है ना। ये सब चीज जब बात कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि अब क्या होगा। अब अगर आप मेजर करोगे, कितना पावर आप मेजर करोगे अगर आप इस कनेक्शन के थ्रू, तो आपका प्रैक्टिकल केस में यहां पे देखो ये आपका एवरेज पावर किसके इक्वल, वीपीसी आईसीसी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईसीसी। ठीक है, तो वीपीसी किसके इक्वल हो गया, वीएल के इक्वल दिख रहा है मुझे। आईसीसी हो गया आईएल प्लस आई पीसी के इक्वल और कॉस फाइव। अभी भी एंगल में, क्योंकि रेसिस्टिव नेटवर्क है, तो कुछ भी जो लोड का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका वीपीसी और आईसीसी का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि यहां पे ना करंट कॉइल में कुछ इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, ना प्रेशर कॉइल में हम कुछ इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस ले रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो सब कुछ इतना पूरा रेसिस्टिव नेटवर्क है, तो कुछ भी फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। जो भी फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका लोड ही प्रोवाइड करेगा, तो अभी भी cos फाइव ही होगा, राइट। तो ये चीज हो गया। अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, वीएल आईएल प्लस आईपीसी किसके इक्वल है, वीपीसी बाय आरपी। ठीक है, तो ये हो गया वीएल आईएल, और वीएल किसके इक्वल है, देखो आईपीसी इक्वल है वीपीसी बाय आरपी। इसका मतलब है क्या, वीएल बाय आरपी ना, दोनों सेम है। तो इसको मैं वीएल को वीपीसी लिख देता हूं, तो वीपीसी स्क्वायर बाय आरपी कॉस फाइव। यहां पे भी कॉस फाइव होगा, भूल गए थे पिछली बार हम। ठीक है, ये राइट। तो ये सर्किट हो गया। अब देखो ये मेजर्ड पावर था आपका वीएल आईएल कॉस फाइव, क्या है, ट्रू पावर है। और ये आपका एरर हो गया कितना, वीपीसी स्क्वायर बाय आरपी कॉस फाइव, ये एरर हो गया। ठीक है, तो ये एरर की बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि ये पूरा किसकी तरह काम कर रहा है, आपके वोल्ट मीटर एमीटर मेथड की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो प्रेशर कॉइल के कारण आ रहा है, और प्रेशर कॉइल के कारण आ रहा है, और वो कितना है, वीपीसी स्क्वायर बाय आरपी कॉस फाइव के इक्वल है। जब अगर हम डीसी के लिए यूज करेंगे इसको, अभी एसी के केस में कॉस फाइव है, डीसी के केस में कॉस फाइव 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। और क्या बात कर सकते हैं इसके ऊपर, कि जैसे कि वोल्ट मीटर एमीटर मेथड में हम क्या करते थे कि आप वोल्ट मीटर एमीटर मेथड को कब यूज करते थे, फॉर लो वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। इसको हम यूज करते थे जब आपका आरएल जो था वो कम होता था, या तो फिर कब आपका आईएल जो था वो ज्यादा होता था, इसके लिए यूज करते थे। तो वैसे ही इसको भी एलसी शॉर्ट, जब भी आपका एलसी शॉर्ट टाइप ऑफ कनेक्शन होगा वॉट मीटर का, तब आप किसको यूज करोगे, नहीं सॉरी, जब भी आपका लोड रेजिस्टर कम होगा या लोड करंट ज्यादा होगा, तब आप एलसी शॉर्ट यूज करोगे, जस्ट लाइक वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, राइट। तो यहां पे हमने देखा कि आपका एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वॉट मीटर। ठीक है, फर्स्ट अभी हम बात कर रहे थे एरर इन वॉट मीटर में, तो एरर इन वॉट मीटर में फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, कनेक्शन के कारण एरर आता है, ये हमको समझ में आया। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, दोनों के अपने अपने एरर्स हैं, है ना। और वो एरर्स किसके प्रकार हैं, जैसे कि हम वोल्टमीटर एमीटर मेथड में पढ़े थे, उन्हीं के प्रकार हैं एरर्स भी, कुछ नया नहीं देखे, राइट। वैसे ही अब ये सब चीज बात हो गई कनेक्शन के कारण। नेक्स्ट यहां पे ध्यान दो, एलसी शॉर्ट की कंडीशन के केस में ये आपका जो करंट कॉइल है,
करंट कॉइल आपका फिक्स्ड कॉइल होता है, और फिक्स्ड कॉइल जो होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मेन फील्ड फ्लक्स या फिर ऑपरेटिंग फील्ड डेवलप करने के लिए, है ना। ऑपरेटिंग फील्ड के कारण ही तो आपका जो मूविंग कॉइल रोटेट करेगा और उसी में डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये ऑपरेटिंग फील्ड जो है ना, ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? करंट पे, है ना। करंट इन फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड करंट कॉइल में, वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि जिसका हम रीडिंग ले रहे हैं, जिस लोड का हम रीडिंग लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो IL इज इक्वल टू ICC, पिछले MC शॉर्ट या चाहे LC शॉर्ट, दोनों में IL इज इक्वल टू ICC हुआ। तो यहां पे दोनों में क्या हो गया था कि करंट कॉइल जो था वो डिपेंडेंट था लोड के ऊपर, है ना। अब LC शॉर्ट में क्या हुआ कि आपका प्रेशर कॉइल जो करंट था, MC शॉर्ट में क्या हुआ था कि यहां से आपका करंट आता था, यहीं से डिवाइड हो गया था, है ना। MC जब शॉर्टेड थे आपके M और C, तब प्रेशर कॉइल यहां से आया और यहीं से निकल लिया था, है ना। पर करंट LC शॉर्ट में क्या हो रहा है कि ये वाला पाथ शॉर्टेड है, तो उसमें आपका प्रेशर कॉइल ना यहां से होते हुए इधर से होते हुए आता है ना। आ रहा है कि नहीं? देखो IPC इधर से आ रहा है। अब हमको तो लोड का पावर मेजर करना था, मतलब कि लोड का रीडिंग्स हमको बस लोड के रीडिंग से मतलब है। पर यहां पे करंट कॉइल में सिर्फ लोड करंट फ्लो होना चाहिए था और उसके कारण फील्ड डेवलप होना चाहिए था और उसके कारण डिफ्लेक्शन आना चाहिए था। पर अब क्या हो रहा है, LC शॉर्ट कंडीशन में आपका प्रेशर कॉइल भी करंट कॉइल से मूव होने लग गया। तो जितना करंट चाहिए था डिफ्लेक्शन देने के लिए लोड का, उससे ज्यादा करंट फ्लो होने लग गया, है ना। करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो आपका हीटिंग बढ़ेगा, हीट होगा कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा डेवलप होगा, लॉसेस भी ज्यादा होगा, तो इसके कारण एरर आएगा। तो यही चीज आपका क्या होगा, सेकेंड टाइप ऑफ एरर। फर्स्ट था एरर ड्यू टू कनेक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ एरर है एरर ड्यू टू मोर करंट इन करंट कॉइल, एक्स्ट्रा या एक्सेसिव करंट इन करंट कॉइल, ठीक है। जहां पे मैं लिखता हूं सेकेंड टाइप ऑफ एरर, तो ये LC शॉर्ट कंडीशन में ही होता है। सेकेंड आपका एरर, इसको B पार्ट बोलते हैं अपन, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, एरर ड्यू टू कनेक्शन में A आपका था MC शॉर्ट, B आपका LC शॉर्ट। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट इन करंट कॉइल। राइट। तो देखो आपका मैंने क्या बोला था कि फाई जो था मेन ऑपरेटिंग फ्लक्स, फाई वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? करंट कॉइल के ऊपर, ICC के ऊपर, राइट। और आपका हम लोग क्या चाहिए, आइडियली ICC वॉज इक्वल टू IL, ठीक है। ये यहां पे, तो यहां पे ये जो है ना, ये आपका ICC डैश है एक्चुअल में, ठीक है। ये ओवरऑल करंट किसके इक्वल है? करंट कॉइल जितना चाहिए था उतना तो हो ही रहा है जो कि लोड करंट का, पर प्रेशर कॉइल भी फ्लो हो रहा है, तो ओवरऑल जो इनका कॉम्बिनेशन है वो ICC डैश हो गया। और इस केस में क्या हो रहा है, ये इक्वल टू ICC। अब यहां पे प्रैक्टिकली इन LC शॉर्ट, सिर्फ LC शॉर्ट में, MC शॉर्ट में नहीं हो रहा था। आपने देखा कि MC शॉर्ट में तो करंट कॉइल से जाता ही नहीं था, प्रेशर कॉइल यहीं से निकल लेता था अपना, ठीक है। प्रैक्टिकली एन LC शॉर्ट फाई इज इक्वल टू ICC डैश, विच वॉज इक्वल टू ICC डैश किसके इक्वल है? ICC, या फिर मैं लिख सकता हूं IL प्लस IPC, ठीक है। IL किसके इक्वल होना चाहिए था? करंट कॉइल के इक्वल। एक्चुअल में ये होना चाहिए था, आइडियली ये दोनों होने चाहिए थे, ये अपने केस सिनेरियो, और पर प्रैक्टिकली ये हो रहा है LC शॉर्ट कंडीशन में। अब करंट ज्यादा फ्लो हुआ, है ना, करंट ज्यादा फ्लो हुआ तो अनवांटेड डिफ्लेक्शन आएगा, रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी, है ना, एरर आ जाएगा।
मेजर्ड कॉइल में मेजर्ड वैल्यू आएगी उसमें एरर ज्यादा आएगा, क्योंकि आप फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर दिए, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, एरर आ गया उसके कारण। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर दिस सिनेरियो, जब आपका यहां पे ज्यादा करंट फ्लो होने के कारण, लोड करंट जितना फ्लो होना था उससे ज्यादा फ्लो होने के कारण, प्रेशर कॉइल भी करंट फ्लो हो रहा था क्योंकि, तो ज्यादा करंट फ्लो होने के कारण एक्स्ट्रा फील्ड डेवलप जो हो रहा था, उस एक्स्ट्रा फील्ड को हमें हटाना होगा। तो यहां पे क्या हुआ, आपका फाई डैश ये है ना, ये है आपका फाई डैश। एक्चुअल फाई आपका आईसीसी के इक्वल था, जो कि आपका आईएल के इक्वल होना था, है ना, पर फाई डैश जो हो रहा है एलसी शॉर्ट कंडीशन में वो आईसीसी डैश के इक्वल हो रहा है, और वो आईएल प्लस आईपीसी हो रहा है। अब ये एरर देगा आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक रेमेडी लिखते हैं, इसका रेमेडी आप लिख सकते हैं, कंपनसेटिंग कॉइल, कंपनसेटिंग या कंपनसेशन लिख दो आप, कंपनसेशन कॉइल। तो उसमें क्या होता है, ये आपका करंट कॉइल बनाता हूं मैं आपको, ये सपोज एग्जांपल जूम करके दिखा रहा हूं आपको, ये करंट कॉइल हो गया। अब ना इस कॉइल के ही साथ में एक ऐसा कनेक्शन रखूंगा, ये इसी के साथ रहेगा आपको, ठीक है। तो मतलब कि जो करंट कॉइल था, जो आपका करंट कॉइल है, उसी के ऐसे उल्टे तरीके से हम सेम नंबर ऑफ टर्न्स लेकर एक और कॉइल को वाउंड करेंगे, ताकि उसमें सेम करंट फ्लो हो, पर अपोजिट सेंस में, ताकि जो इस ब्लैक वाले कलर के कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो आपका एक्स्ट्रा फील्ड डेवलप जो हो रहा था उसको कैंसिल आउट कर देगा। समझ में आया कि ये देखो, ये जो आईपीसी जो है, इसके कारण एक्स्ट्रा फील्ड डेवलप हो रहा है। अब इस एक्स्ट्रा फील्ड को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनसेटिंग कॉइल या कंपनसेशन कॉइल यूज कर रहे हैं, जो आपका इस सेंस में कनेक्टेड है, जो सेम नंबर ऑफ टर्न्स का है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का है, पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस आईपीसी कारण, जो आईपीसी करंट के कारण जो फील्ड डेवलप होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तब होगा क्या, यहां पे मैं लिख रहा हूं फाई नेट जो आपका डेवलप होगा, फाई नेट, वो किसके इक्वल होगा, फाई डैश प्लस फाई कंपनसेशन, जो कि किसके इक्वल होगा, देखो ये हो जाएगा, आप लिखोगे इसको लिख सकते हो आप, फाई ड्यू टू आईएल प्लस फाई ड्यू टू आईपीसी माइनस आपका ये ऐसे टाइप का रहेगा, प्लस माइनस फाई पीसी, ये इस प्रकार से कुछ रहेगा। तो आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका ओवरऑल नेट जो आएगा, नेट फ्लक्स, वो अगेन आपका फाई के इक्वल आएगा, जो फाई आईएल जो यहां इसके कारण हुआ था, राइट। तो अब आपका रीडिंग क्या होगा, जैसा आपका लोड करंट आना चाहिए था, उतना ही, उसके हिसाब से ही आपका रीडिंग डेवलप शो करेगा आपका वॉटमीटर, राइट। तो ऐसे करके हम प्रेशर कॉइल के कारण जो करंट फ्लो, प्रेशर कॉइल का करंट जो करंट कॉइल के थ्रू होते हुए आ रहा था, उसके कारण जो एरर आ रहा था, उसको हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनसेशन कॉइल, जो कि सेम नंबर ऑफ टर्न्स होगा एज कंपेयर टू करंट कॉइल, और अपोजिट सेंस में वाउंड किया जाएगा, ताकि वो जो फील्ड डेवलप कर रहा है, फाई कंपनसेशन जो फील्ड है, वो इस करंट प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर दे या कैंसल आउट कर दे, राइट। तो ये रेमेडी को आप याद रखेंगे, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो टाइप के एरर के बारे में बात कर लिया। थर्ड एरर देखो आप यहां पे, थर्ड एरर आपका बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी आते हैं थर्ड टाइप के एरर में। तो ये आपका एरर जो होता है ना, आप याद कीजिए, हमने जो अजम्पशंस लिया था मेन पिछले वीडियो में, कि आपका जो एसी पावर था,
एसी पावर को मेजर करने के लिए हमने जब ये दिखाया था कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आपका एसी पावर को कैसे मेजर कर रहा है, तो मैंने ये बोला था कि आप दो एजम्पशंस लोगे। पहला जो क्या था, करंट कॉइल का रेसिस्टेंस को हटा दो तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप को हम कंसिडर नहीं किए थे। सेकेंड जो आपका अजम्पशन था वो क्या था, वो था कि आपका प्रेशर कॉइल को आप हाईली रेसिस्टिव ले लो। उसमें हम क्या किए थे कि उसका इंडक्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दिए थे। पर आप ही सोचो कि प्रेशर कॉइल क्या है, एक्चुअल में कॉइल है जिसको वाउंड किया गया है। अब आपको पता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कि किसी भी कॉइल को वाउंड करो तो उसका तो प्रैक्टिकली इंडक्टेंस तो होगा ही उसमें, है ना। तो जो इंडक्टेंस होगा ना, उसके कारण अब एरर आएगा। तो यहां पे हम थर्ड टाइप का एरर जो बात करेंगे वो होगा एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। ठीक है, प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण एरर आएगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक इंडक्टर बना देता हूं, थोड़ा सा नहीं, इसी में लिखा देता हूं एलपी। ठीक है, ये आपका प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस हो गया यहाँ पे एलपी, और ये आईपीसी को हम इधर फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, याद रहे जो सेकेंड टाइप का एरर देखे थे हम, एक्सेसिव करंट जो फ्लो हो रहा था करंट कॉइल में, वो सिर्फ एलसी शॉर्ट में होता है ना। तो अभी हमको वो एरर देखने को नहीं मिलेगा, सेकेंड एरर जो था हमारा, क्योंकि एमसी शॉर्ट में वो एरर नहीं पाया जाता। देखो प्रेशर कॉइल आपका यहां से निकल लिया, ठीक है, प्रेशर करंट जो था वो आपका यहां से निकल लिया, यहां से आपका आईएल और आईएल प्लस आईपीसी आ रहा था ऐसे, और इधर से आपका निकल गया ये आईएल ऐसे। ठीक है, तो अब एलपी है ना। तो अब देखो, अब हम जब कंसिडर कर रहे हैं इस प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को, तो ओवरऑल अगर मेरे को इंपिडेंस की बात करनी हो, देखो मैं यहां पे लिखता हूं एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। हाँ, अब देखो फर्स्ट यहां पे लिखता हूं मैं इन आइडियल केस, इन आइडियल और इन हाईली रेसिस्टिव प्रेशर कॉइल। हाईली रेसिस्टिव प्रेशर कॉइल जो था उसमें क्या हो गया था कि आपका जो थीटा था, ये थीटा वो डायरेक्टली इक्वल था ट्रू पावर के इक्वल, और ट्रू पावर किसके इक्वल था, VL IL cos फाई के। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना ये। पर अब जब एरर जो आएगा प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को कंसीडर करने से, इन केस ऑफ लैगिंग लोड लिखता हूं यहां पे, पहले मैं लैगिंग लोड के कारण बात कर लेता हूं। इन केस ऑफ लैगिंग लोड, ठीक है, मतलब कि क्या, अभी आपका ये जो लोड वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट से, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, आपका लोड क्या है, लैगिंग लोड है, तो लोड करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है। उस केस में अब जब हम कंसीडर कर रहे हैं प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस को, तो होगा क्या कि आप देखोगे कि यहां पे ZP क्या है, प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस, सॉरी प्रेशर कॉइल का इंपिडेंस है इक्वल टू, यहां पे लिखो RP प्लस JXP, राइट, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, अगर मेरे को मैग्नीट्यूड की बात करनी हो यहां पे, तो ये इक्वल टू आ जा रहा है RP स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर के, है ना। और यहां पे आपका अगर इस इंपिडेंस एंगल की बात करूं तो लेट बीटा बी द इंपिडेंस एंगल, ये बीटा जो है ये आपका इंपिडेंस एंगल है। देन बीटा किसके इक्वल होगा, ये आपका tan इनवर्स XL बाय RP के इक्वल होगा, XP बाय RP, है कि नहीं। ये तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो यहां पे हम मैग्नीट्यूड भी बात कर लिए और उसका इंपिडेंस एंगल के बारे में बात कर लिए। अब यहां पे देखो आप, अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करता हूं, इंपिडेंस ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये आपका क्या हो गया, ZP हो गया, ZP का मैग्नीट्यूड, ये आपका XP का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये आपका RP।
और ये आपका बीटा, ठीक है ना। ये इंपीडेंस ट्रायंगल हो गया, आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज। तो कॉस बीटा की अगर मेरे को बात करनी हो तो कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, आरपी बाय जेडपी, है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज जेडपी किसके इक्वल आ रहा है, आरपी बाय कॉस बीटा। ये इंपॉर्टेंट, जेडपी यहां पे आया आपका आरपी बाय कॉस बीटा। और आप याद करो जब हम पिछली बार डेरिवेशन कर रहे थे तो जेडपी किसके इक्वल आया था, आरपी के इक्वल आ गया था, क्योंकि आप इंडक्टेंस को हटा दिए थे, है ना। तो अभी जब हम इंडक्टेंस को कंसिडर किए अभी लैगिंग लोड के केस में, तो बीटा इंपीडेंस एंगल हो गया, जो इंपीडेंस एंगल मैंने यहाँ पे इंपीडेंस ट्रायंगल से बताया, और कॉस बीटा इज इक्वल टू आरपी बाय जेडपी, और जेडपी हो गया आपका आरपी बाय कॉस बीटा। अब आप बताओ पावर जो होता है यहाँ पे इन केस ऑफ लैगिंग लोड ही चल रहा है अभी ना, ये डायग्राम को आप बना के रखेंगे। तो पावर क्या था हमारा, या फिर डायरेक्टली टॉर्क की बात करता हूं यहां पे मैं। टॉर्क देखो आप अपना यहां पे, टॉर्क है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वाज इक्वल टू फिक्स्ड कॉइल करंट फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉइल, ठीक है, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आईपीसी IFC and IFC and IMC and DM by d थीटा। ये था IFC किसके इक्वल है, फिक्स्ड कॉइल करंट किसके इक्वल है, फिक्स्ड कॉइल करंट ये आपका IL के इक्वल है भाई, है ना। फिक्स्ड कॉइल करंट यहां पे दिख रहा है मुझे, ये देखो इसमें लिख दूं क्या, ICC इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू IFC, ये सर्किट में दिख रहा है। IMC बताओ, मूविंग कॉइल का करंट क्या है, प्रेशर कॉइल का करंट, यहां पे IPC, यहां पे मेरे को दिख रहा है कि IPC, कहां पे लिखूं मैं इसको, यहां पे लिखता हूं IPC इज इक्वल टू VPC बाय ZP, है ना। VPC बाय ZP, यहां पे जो वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस जो ड्रॉप इंपीडेंस होगा उतना ही आपका IPC फ्लो होगा, VPC बाय ZP, ये चीज, ठीक है। और VPC किसके इक्वल है, अभी यहां पे मैं करंट कॉइल का रेसिस्टर नहीं कंसीडर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब हम एरर्स की बात कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही एरर को कंसीडर करो, ठीक है, क्योंकि हम सारे एरर को कंसीडर नहीं कर सकते थ्योरेटिकली। तो यहां पे अभी जब मैं बात कर रहा हूं एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, तो यहां पे मैं एरर ड्यू टू कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में करंट कॉइल में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो उस केस में यहां पे मैं लिख रहा हूं कि आपका अभी VPC इज इक्वल टू VL, ठीक है, ये ठीक है। तो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपका लोड वोल्टेज के इक्वल है, क्योंकि करंट कॉइल के अक्रॉस अभी मैं फिर से अज्यूम किया हूं कि वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो IPC किसके इक्वल आया, VL बाय ZP किसके इक्वल है, RP बाय कॉस बीटा, RP कॉस बीटा ऊपर चला गया, ये है ना। देखो तो अब यहां पर लिख देते हैं वैल्यू को, इसको अगर मैं वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं तो ये आ रहा है VL बाय RP कॉस बीटा, और अब कॉस बीटा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन IFC एंड IMC, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे, देखो यहां पे आपका, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं सबसे पहले लोड वोल्टेज, यहां पे ड्रॉ करते हैं हम इसको, ये आपका हो गया लोड वोल्टेज, है ना। ये लोड वोल्टेज को मैं रेफरेंस माना, लोड कैसा कंसीडर किया हूं मैं, लैगिंग लोड कंसीडर किया हूं, ठीक है। लैगिंग लोड के केस में आपका IL हो गया, ये IL आपका लैग कर गया फाई एंगल से, पावर फैक्टर एंगल से लैग कर रहा है आपका IL, राइट। ये इसको मैं थोड़ा सा और बना दूं क्या, और लैग करवा देते हैं क्लियर, ठीक है। यहां तो आपका ये IL हो गया, ये 5, ठीक है। अब ये जो VL है किसके इक्वल है, ये भी आपका VPC के इक्वल है ना। VL VPC के इक्वल है, IL किसके इक्वल है, ICC के इक्वल है ना। अब हमको क्या चाहिए, IFC और IMC का चाहिए, है ना। पर आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर प्रेशर कॉइल का वोल्टेज इस फेस में है तो क्या यहां पर करंट कॉइल, जो प्रेशर कॉइल का जो करंट है वो इन फेज होगा
वोल्टेज कॉइल के? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर कॉइल का तो अब कुछ इंडक्टेंस भी आ गया है, सिर्फ रेसिस्टिव नहीं है। तो अगर सिर्फ रेसिस्टेंस होता तो हम क्या किए थे, याद करो वेवफॉर्म पिछली बार डिराइव करते समय यहां पे आईपीसी बनाया था, मैं ऐसे करके आईपीसी दिखा दिया था आपको, याद है? वेवफॉर्म जो बनाया था आईपीसी यहां पे था, वीपीसी और आईपीसी सेम फेज में थे क्योंकि ये हाईली रेसिस्टिव था। पर अब यहां पे इंडक्टेंस आ गया है, तो इंडक्टेंस तो लैग कुछ प्रोवाइड करेगा ना करंट को, तो लैग जब होगा आपका करंट तो कितने एंगल से लैग करेगा? ये आ गया आपका आईपीसी, है ना? कुछ एंगल वीपीसी से लैग किया आईपीसी, कितना एंगल बना के? बीटा एंगल, क्योंकि वही है आपका क्या, इंपीडेंस एंगल। तो यहां पे आपका वेवफॉर्म जो है चेंज हो गया, तो VL इज इक्वल टू VPC, और VPC से लैग कर रहा है IPC बीटा एंगल से। क्यों? इस इंडक्टर LP के कारण। और VL से लैग कर रहा है IL, किस लिए? फाई एंगल से, क्योंकि लैगिंग लोड है हमारा। तो अब मैं यहां पे देख रहा हूं एंगल बिटवीन IPC एंड ICC, दैट इज IFC एंड IMC, कितना है वो? फाई माइनस बीटा, ये चीज है ना। तो वेवफॉर्म से हमको क्लियर हो गया, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? फाई माइनस बीटा dm बाई डी थीटा। तो ये आ गया हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हुआ, यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं पहले, मेजर्ड पावर। मेजर्ड पावर आपका कितना आ रहा है? VL IL cos बीटा cos फाई माइनस बीटा, क्योंकि ये सब क्या है? ये तो आपका आरपी और डीएम बाई डी थीटा क्या है? ये तो आपका कांस्टेंट है। तो ये आपका क्या हो गया? मेजर्ड पावर हो गया, मेजर्ड पावर। और अब टॉर्क जो होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड पावर। ठीक है, पहले ट्रू पावर के प्रोपोर्शनल था या इक्वल था, अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर मेजर्ड पावर के इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डिफ्लेक्शन जो थीटा होगा, थीटा क्या था? डिफ्लेक्शन एंगल है, तो वो भी आपका मेजर्ड पावर को ही डिनोट करेगा, जो कि किसके इक्वल है? यहां पे इसके इक्वल है, राइट? तो ये चीज हो गया। अगर यहां पे अगर मान लो हाईली रेसिस्टिव होता, या फिर अगर मैं इस इंडक्टेंस को हटा दूं, तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा तो जीरो हो जाएगा। बीटा को जीरो कर दो यहां पे, कॉस बीटा जीरो, कॉस जीरो 1 हो गया, ये यहां पे जीरो किए कॉस 5 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? VL IL cos 5। तो मतलब कि क्या? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल के कारण ये बीटा आ रहा है, और बीटा के कारण यहां पे ट्रू पावर के बजाय ये मेजर्ड पावर आ रहा है, जो कि किसके इक्वल है? VL IL cos बीटा cos 5 माइनस बीटा, इन केस ऑफ लैगिंग लोड। लैगिंग लोड के केस में आपको मैं वेवफॉर्म भी बना के दिखा दिया हूं, है ना। लोड वोल्टेज, लोड करंट, करंट कॉइल का करंट, प्रेशर कॉइल का करंट, प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, ये है ना। तो ये चीज हो गया, ये मेजर्ड पावर। पर अभी यहां पे आप देखो, एक इंपॉर्टेंट यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है करेक्शन फैक्टर के बारे में, और ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर यहीं पे लिख देता हूं मैं, चलो नहीं चलो उसको मिटा देते हैं, सर्किट डायग्राम का काम नहीं है अपने को। तो यहां पे करेक्शन फैक्टर जो है ना एक इंपॉर्टेंट टर्म प्ले करेगा, करेक्शन फैक्टर। ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करेक्शन फैक्टर है क्या, तो आप यहां पे लिखेंगे ट्रू पावर और मेजर्ड पावर का जो रेशियो होता है ना, वो आपका करेक्शन फैक्टर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ट्रू पावर और मेजर्ड पावर का डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। ट्रू पावर और मेजर्ड पावर का रेशियो। अब देखो ट्रू पावर क्या है, मेजर्ड पावर क्या है भाई, तो करेक्शन फैक्टर यहां पे लिख रहा हूं मैं, CF इज इक्वल टू VL IL cos 5। ट्रू पावर तो VL IL cos 5 है ना, एक्चुअल लोड पावर क्या होगा, VL IL cos 5, सिंपल। पर मेजर कितना कर रहा है, इतना मेजर कर रहा है भाई, तो VL IL cos बीटा cos 5 माइनस बीटा। तो यहां पे अपना VL IL कैंसिल आउट हो गया, तो करेक्शन फैक्टर कितना आया, cos 5 अपॉन cos बीटा cos 5 माइनस बीटा, ठीक है। तो ये आपका करेक्शन फैक्टर हो गया।
करेक्शन फैक्टर। ठीक है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है फॉर्मूला, तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। और ये जो करेक्शन फैक्टर है ये ना हमेशा लेस देन 1 होने वाला है, 1 से छोटा आएगा इन केस ऑफ लैगिंग लोड। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर लैगिंग लोड्स। ठीक है, तो लैगिंग लोड के केस में आपका करेक्शन फैक्टर हमेशा लेस देन 1 आएगा। अब एरर की बात कर लेते हैं कि एरर कितना हो रहा है। आखिर ये तो समझ में आ गया कि भाई मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड पावर और ट्रू पावर सेम नहीं आ रहे, पर एरर आ कितना रहा है ये तो डिस्कस करना पड़ेगा ना अपने को। तो एरर परसेंटेज की बात करता हूं यहां पे मैं, वो किसके इक्वल होता है, मेजर्ड पावर ट्रू पावर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, इसके इक्वल होता है। अब देखो यहां पे मैं कह रहा हूं इसको, रेशियो को अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, PM/PT - 1 इंटू 100, है ना, ये PT/PT 1 हो गया और PM/PT हो गया, है ना। अब यहां पे देखो ध्यान से, PM/PT आ गया हमारे पास, तो क्या मैं उसको 1 बाय करेक्शन फैक्टर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि करेक्शन फैक्टर किसके इक्वल है, PT/PM के इक्वल है ना। तो यहां पे आप लिखोगे परसेंटेज एरर जो है आपका वो इक्वल टू हो गया आपका 1 बाय करेक्शन फैक्टर -1 इंटू 100, है ना। तो अब लिखो करेक्शन फैक्टर किसके इक्वल आया था, इसके इक्वल आया भाई, तो यहां पे वैल्यूज लिख देते हैं अपन। तो ये इक्वल टू हो गया cos बीटा cos फाइव माइनस बीटा, है ना, -1 अपॉन cos 5 इंटू 100, ये चीज है ना। अब cos 5 माइनस बीटा कितना होता है, cos a माइनस b कितना होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये चीज आपको याद है ना। तो cos बीटा को मैं एज इट इज लिखा और ये हो गया cos 5 cos बीटा प्लस sin a sin 5 sin बीटा, ये चीज हो गया यहां पे, और ये हो गया cos 5 -1 अभी बाहर में है ना, ये इंटू 100, ये इंटू 100, राइट। तो अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से cos 5 और cos बीटा पूरा का पूरा कॉमन ले रहा हूं, पूरा का पूरा कॉमन लेने से क्या होगा, cos बीटा एज इट इज है बाहर, और इंटू आ जाएगा आपका cos 5, और देखो cos बीटा भी बाहर आ गया तो कितना हो गया, ये cos बीटा स्क्वायर हो गया ना, और cos 5 आया है, और यहां पे कितना हो गया 1 हो गया, यहां पे कितना आ गया, cos 5 को बाहर लिया sin 5 बाई cos 5 tan 5, है ना। cos बीटा को बाहर लिया था, दोनों साथ में बाहर लिया हूं मैं, तो ये cos 5 sin 5 बाई cos 5 tan 5, sin बीटा बाई cos बीटा tan बीटा -1 इंटू 100, और डिवाइडेड बाय क्या है आपका, अभी भी सॉरी ये आपका ऐसा है ना, और आपका ये बाहर वाला ऐसा, और ये ऐसे cos 5। तो अब ये cos 5 और ये cos 5 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो cos 5 कैंसिल आउट हो गया, और cos बीटा, ये जो cos बीटा है ना, cos बीटा देखो cos बीटा कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो 0.99 या कुछ 0.98 या फिर 0.5 या 0.4 कुछ भी आ सकता है। अब उस पॉइंट वैल्यू का अगर आप स्क्वायर कर दो, अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वो तो छोटे का भी छोटा हो जाएगा, मतलब स्क्वायर करने से डेसिमल को और छोटा हो जाता है, तो उस चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा नेग्लेक्टेड हो जा रहा है, ये क्योंकि ये वेरी स्मॉल हो जा रहा है अभी। तो यहां एज कंपेयर टू 1 एंड tan 5 एंड प्लस इंटू tan बीटा, ये आपका बहुत स्मॉल वैल्यू देगा, cos बीटा का स्क्वायर करोगे तो बहुत स्मॉल वैल्यू देगा, तो इसलिए मैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस tan 5, यहां पर लिखता हूं, इस चीज को मिटा देते हैं अपन, तो ये चीज हो गया हमारा 1 प्लस tan 5 tan बीटा
-1 इंटू 100। ठीक है, तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया और एरर परसेंटेज आपका आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 10 फाई प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस 10 फाई पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये 10 फाई tan बीटा इंटू 100, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली बिना कुछ कैलकुलेशन किए, कुछ भी वैल्यू बिना लिए, आप सिर्फ पावर फैक्टर एंगल और इंपीडेंस एंगल के हेल्प से एरर बता सकते हो, एरर परसेंटेज निकाल सकते हो। ना ट्रू पावर निकालना है, ना मेजर्ड पावर निकालना है, ना कुछ निकालना है, डायरेक्टली आपके पास एरर परसेंटेज किसके इक्वल है, 10 फाई और 10 बीटा के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, राइट। तो यहां पे थर्ड वाला जो था, एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ, हम देखें करेक्शन फैक्टर क्या होता है। करेक्शन फैक्टर के साथ हमने डिराइव किया कि कितना आ रहा है, और ये कब का केस के लिए, लैगिंग लोड के केस के लिए, क्योंकि आपका वेवफॉर्म मैंने लैगिंग लोड के लिए आपको दिखा दिया था। लीडिंग लोड के केस में वेवफॉर्म अलग होगा, करेक्शन फैक्टर अलग हो जाएगा, और लैगिंग लोड के केस में करेक्शन फैक्टर जो था वो लेस देन 1 आया था, है ना। और यहां पर मैं लिख देता हूं, एरर जो है आपका, ये एरर इज पॉजिटिव, error is positive, that is PM measured power is always greater than true power, और and correction factor जो है is less than 1, ये आपका less than से 1 है for lagging load। lagging load, ठीक है, ये चीज। दूसरा चीज ये देखो कि अगर आप यहां पे लो पावर फैक्टर लोड यूज करो, मतलब कि ऐसा लोड यूज करो जिसका पावर फैक्टर कम हो। cos फाई अगर कम हो गया, देखो लोड अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो, लोड कैसा यूज करने बोल रहा हूं मैं, जिसका पावर फैक्टर कम हो। कम पावर फैक्टर होने से क्या होगा, cos फाई अगर कम है, दिस इंप्लाइज कि फाई आपका ज्यादा होगा, है ना, तभी तो cos फाई कम हो गया, और फाई अगर ज्यादा है तो दिस इंप्लाइज tan फाई ज्यादा होगा। tan फाई ज्यादा है मतलब कि क्या, एरर परसेंटेज ज्यादा है, दिस इंप्लाइज एरर इज मोर। ठीक है, तो इसी कारण आपका ये जो वॉट मीटर है, ये आपका लो पावर फैक्टर लोड के लिए यूज नहीं किया जाएगा, है ना, ये आपका लो पावर फैक्टर लोड के लिए यूज नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल के कारण ये हम थोड़ा सा इसको नहीं यूज करते हैं, हम इसके बजाय लो पावर फैक्टर मीटर यूज करते हैं। वॉट मीटर जो आएगा वो एक अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम कुछ करेक्शंस कर देते हैं ताकि उसमें हम यूज कर पाए लो पावर फैक्टर लोड के लिए। पर जनरली ऐसे केस में क्या होता है कि पावर फैक्टर अगर लो होता है, पावर फैक्टर एंगल ज्यादा होगा, 10 फाई यहां पे ज्यादा हो जाएगा, और उसके कारण आपका एरर ज्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ लैगिंग लोड। तो ये पूरा आपका स्टोरी हुआ प्रेशर कॉइल का। अब लीडिंग लोड का भी बात कर लेते हैं, है ना, लीडिंग लोड का भी बात कर लेते हैं। तो लीडिंग लोड के केस में क्या होगा, आप देखोगे, लीडिंग लोड के केस में लिखता हूं यहां पे, सबको मिटा देते हैं अपन। ठीक है, इन केस ऑफ, ये पूरा लैगिंग लोड का स्टोरी था, एरर इन ड्यू टू प्रेशर कॉइल इन केस ऑफ लैगिंग लोड। अब मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ लीडिंग लोड, इन केस ऑफ लीडिंग लोड। ठीक है, तो देखो अगर लीडिंग लोड रहा तो क्या होगा कि ये अगर आपका सर्किट वैसे ही का वैसे ही रहेगा, VL इज लोड वोल्टेज इज इक्वल टू VPC हो रहा है, क्योंकि करंट कॉइल के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं मान रहा है। VL इज इक्वल टू VPC हो गया। IL कहां होगा भाई, IL तो भाई लीड करेगा अब, क्योंकि हमारा लीडिंग लोड है, तो ये हो गया आपका फाई एंगल से IL मेरा लीड कर गया। यहां तक एग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जो VPC होगा उसमें तो प्रेशर कॉइल में तो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस मतलब क्या, लैग करेगा, तो लैग कर रहा है कितने एंगल से, इंपिडेंस एंगल से, जो कि किसके इक्वल है, बीटा के। तो अब ये IL जो था वो इक्वल टू ICC के इक्वल था, और ये IPC हो गया। तो टॉर्क जो था, टॉर्क किसके ऊपर डिपेंडेंट था भाई, टॉर्क था हमारा डिपेंडेंट, हमारा IFC
इंटू IMC इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। तो अब 5 माइनस बीटा के बजाय लैगिंग लोड में जो हो रहा था 5 प्लस बीटा होगा इन केस ऑफ लीडिंग लोड। तो इस केस में आपका करेक्शन फैक्टर क्या आएगा, करेक्शन फैक्टर की बात करूं, करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ लीडिंग लोड आपका आएगा ट्रू पावर और मेजर्ड पावर का रेशियो अभी भी पर वो होगा कॉस, इसको मैं इधर IPC को खिसका दूं क्या, नहीं चलो ठीक है, cos 5 अपॉन cos 5 cos बीटा इंटू cos 5 प्लस बीटा, ये आपका करेक्शन फैक्टर होगा। तो ये आ गया हमारे पास करेक्शन फैक्टर। अब अगर मैं जिस तरीके से लैगिंग लोड के केस में एरर परसेंटेज को डिराइव किया था, वैसे ही अगर मैं लीडिंग लोड के केस में एरर परसेंटेज को डिराइव करूंगा, तो अब आपका एरर परसेंटेज जो आएगा वो आपका लेस आएगा, मतलब कि -10 5 10 बीटा आएगा, ठीक है। तो लीडिंग लोड के केस में आपका एरर नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि क्या, इसका मतलब कि ये कि मेजर्ड पावर इस केस में लेस देन आएगा इन केस ऑफ लीडिंग लोड, ठीक है। यहां पर लीडिंग लिख देता हूं, इन केस ऑफ लीडिंग लोड, ठीक है। और करेक्शन फैक्टर जो रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा फॉर लीडिंग लोड, ठीक है। लैगिंग लोड के केस में करेक्शन फैक्टर लेस देन 1, एरर पॉजिटिव, मतलब कि क्या, मेजर्ड पावर मोर देन ट्रू पावर। इन केस ऑफ लीडिंग लोड करेक्शन फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एरर नेगेटिव, इसका मतलब कि क्या, मेजर्ड पावर लेस देन ट्रू पावर। ये तो ये आपका हो गया एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, है ना। तो ये चीज, अब अगर मेरे को बात करनी हो इसकी रेमेडी की, कि भाई इसका मतलब क्या किया जाए जिसको ये एरर को हटाने के लिए, मतलब तो अगर इसकी बात की जाए एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के कारण जो एरर हो रहा है उसको हटाने की, तो आप याद कीजिए जब मैं इनहैंसमेंट ऑफ मूविंग आयरन के बारे में बात कर रहा था, तो वहां पे आपको याद होगा जब हम बात करते थे मूविंग आयरन का, तो मूविंग आयरन आपका इंस्ट्रूमेंट AC में जब यूज हो रहा था तो उसके सीरीज और शंट ब्रांच पैरामीटर्स में इंडक्टेंस आ जा रहा था। इंडक्टेंस के आने से आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो जा रहा था मूविंग आयरन, है ना। तो हमने क्या किया था, इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन एज अ वोल्टमीटर में रेसिस्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया था, जो कि किसका वैल्यू था, Cp वॉज इक्वल टू 0.41 L/R², है ना। ये था ना, आप वैल्यू एक बार चेक करो नोट्स में जाके, आप 0.41 L/R², ये था। तो वही कैपेसिटर कोई करंट करने से हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो था मूविंग आयरन वो इंडिपेंडेंट हो गया था। अब फ्रीक्वेंसी के कारण एरर नहीं आ रहा था मूविंग आयरन में। वही चीज हम यहां पे भी करेंगे, मतलब कि प्रेशर कॉइल में जो इंडक्टेंस था उसमें जो इमेजिनरी टर्म आ रहा है हमारा इंडक्टेंस के कारण, उसी को हटाने के लिए, फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए हम एक ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू आपकी फिर से Cp इज इक्वल टू 0.41 L/Rp², Lp/Rp² हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे यहां पे, ये आपका हो गया रेमेडी। ठीक है, तो ऐसा कैपेसिटर कनेक्ट करने से अब हमारा इमेजिनरी टर्म जो इंडक्टेंस के कारण आ रहा था या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो रहा था, वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये एक रेसिस्टर बचेगा। तो हमारा प्रेशर कॉइल हाईली रेसिस्टिव की तरह बिहेव करेगा। और ये जो सारे एरर देख रहे थे हम लीडिंग और लैगिंग लोड के केस में, वो हमको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ये वेवफॉर्म वाला चीज समझ में आ गया होगा, करेक्शन फैक्टर वाला चीज समझ में आ गया होगा। तो ये 3 टाइप के एरर थे इन केस ऑफ वॉटमीटर, है ना। चौथा टाइप का एरर क्या हो सकता है, आपको पता है कि जो आपका वॉटमीटर जो है किससे बना है, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर से बना है। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर भाई पीएमसी का ही तो एक वो है, क्या बोलते हैं, हमारा सुपीरियर वे, मतलब बोल सकते हैं कि उसका कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है कंस्ट्रक्शन पे, है ना। थोड़ा सा ही क्या किए थे, परमानेंट मैग्नेट की जगह हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज करने से जो फील्ड वीक हो गया है हमारा, उसके कारण एरर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो यूज किए हम, क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेट,
करंट कॉइल या फिक्स्ड कॉइल, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो थोड़ा सा वीक रहता है ना एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट, तो फील्ड जो डेवलप हो रहा है वो हमारा वीक रहेगा। फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ जिसके कारण ऑपरेटिंग फील्ड जो था करंट कॉइल का वो वीक था, तो आपका टॉर्क पे इफेक्ट पड़ेगा, डिफ्लेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उसके कारण एरर आएगा, है ना। तो देखो फील्ड जब वीक होता है तो दो टाइप का चीज देखना पड़ता है। एक तो ये कि फील्ड के वीक होने से स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट करना चालू कर देता है, जिसको हम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बोलते हैं, जो कि आपका सिस्टमैटिक एरर के अंदर आता है। याद होगा आपको फर्स्ट क्लास एरर एनालिसिस जो पढ़े थे हम, ठीक है। तो वो चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को शील्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो शील्डिंग तो आपको प्रोवाइड करनी ही है क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो हमको शील्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट ना करे। दूसरा चीज क्या करते हैं हम यहां पे अस्टैटिक अरेंजमेंट यूज करते हैं। ये हो गया फोर्थ एरर ड्यू टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एरर ड्यू टू वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इसका रेमेडी होता है अस्टैटिक अरेंजमेंट। इसमें क्या करते हैं हम कि आपका जो ये सपोज करो ये आपका मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसे रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एक्यूरेट नहीं बना रहा हूं, रफ वे में शो कर रहा हूं कि ये अगर आपका सपोज करो ये आपका स्पिंडल टाइप का कुछ हो गया और ये आपका मूविंग कॉइल हो गया, ठीक है, सॉरी फिक्स्ड कॉइल, करंट कॉइल जो है ये आपका करंट कॉइल हो गया। और करंट कॉइल को हम दो करंट कॉइल को ब्रेक कर देते हैं, आपको पता होगा, है ना। करंट कॉइल को मैंने यहां पे ऐसे ब्रेक कर दिया है, ये दो करंट कॉइल मैंने बना दिया है। और सपोज करो ये पॉइंटर हो गया आपका, ऐसे ही रफ बना रहा हूं मैं, और ये नॉन लीनियर स्केल हो गया। स्केल तो आपको पता है कि नॉन लीनियर होता है ना। तो ये पॉइंटर स्केल हो गया, ये आपका फिक्स्ड कॉइल 1 हो गया, फिक्स्ड कॉइल 1, दिस इज फिक्स्ड कॉइल 2, है ना। ये दो टाइप के फिक्स्ड कॉइल बना दिया मैं। अब देखो क्या होगा कि सपोज करो आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पड़ रहा है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल b बना दिया, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे बना दिया। तो यहां पर लिख देता हूं b इज इक्वल टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस राइट। अब अस्टैटिक अरेंजमेंट मतलब कि क्या होता है, हम ऐसा कनेक्शन करते हैं कि ये जो फिक्स्ड कॉइल, जो दो फिक्स्ड कॉइल है, मतलब कि क्या, दो जो करंट कॉइल हैं उन लोग को हम इस अलाइनमेंट में रखते हैं कि सपोज करो ये जो फिक्स्ड कॉइल है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं। कैसे, इसको ऐसे सेट किए ताकि हमारा फिक्स्ड कॉइल 2 जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, फिक्स्ड कॉइल 1 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, है ना। ये है हमारा अस्टैटिक अरेंजमेंट। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपका जो बी नेट होता है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, वो किसके इक्वल होगा, B1 प्लस B2। B1 क्या है, फिक्स्ड कॉइल 1 के कारण ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स्ड कॉइल 2 के कारण ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये B2, ठीक है। तो B1 किसके इक्वल हो गया, देखो B1 है हमारा B प्लस स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, जो ये B है ये आपका ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि मेन मैग्नेटिक फील्ड जो फिक्स्ड कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भाई फिक्स्ड कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका B1 हो गया प्लस दूसरा B2 जो है वो क्या है, B है
और ये माइनस बी है। ठीक है, ये देखो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये बी हो गया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस लिख दिया, तो बी नेट कितना हो रहा है, ये आपका 2b हो जा रहा है, बी नेट। तो ये रफ लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा समझाया कि अस्टैटिक अरेंजमेंट क्या होता है। तो इससे क्या हो गया, आपका जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था वो ट्वाइस हो गया, तो मतलब कि जो वीक मैग्नेटिक फील्ड था वो थोड़ा सा बढ़ गया, और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि हम इस अरेंजमेंट में इसको रखे हैं। अब ये मत समझना कि क्या बोलते हैं कि भाई ये दोनों तो अपोज हो जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हम उसको ऐसे अरेंजमेंट में बस रखें ताकि हम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट बस कैंसिल आउट कर सके ना, बल्कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं रफ में बता रहा हूं कि अस्टैटिक अरेंजमेंट यूज करते हैं हम वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के लिए, राइट। तो ये आपका फोर्थ टाइप का एरर हो गया। तो देखो इस क्लास में इतना ही कि हमने क्या क्या बात किया, एरर्स इन वॉटमीटर बात किया। क्या क्या था, फर्स्ट टाइप का एरर ड्यू टू कनेक्शन ऑफ वॉटमीटर। कनेक्शन में हमने क्या देखा कि दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक एमसी शॉर्ट, एक एलसी शॉर्ट, जो कि बिल्कुल सेम थे एमीटर वोल्टमीटर मेथड और वोल्टमीटर एमीटर मेथड की तरह, है ना। उनमें क्या क्या एरर हो रहा था कनेक्शन के कारण वो हमने देख लिया। सेकेंड टाइप ऑफ एरर क्या देखा वॉटमीटर में कि आपका जो, अच्छा हाँ, जो हमने बात किया एरर ड्यू टू वॉटमीटर कनेक्शन, है ना। तो उसमें आप बताओ कि अगर मान लो एमसी शॉर्ट और एलसी शॉर्ट दोनों में क्या हुआ था, एमसी शॉर्ट में एरर कितना आ रहा था, आईसी स्क्वायर आरसी कॉस फाइव, है ना, आईसी स्क्वायर आरसी कॉस फाइव। एलसी शॉर्ट में कितना आ रहा था, वी पी स्क्वायर बाय आर पी कॉस फाइव, है ना, इसके इक्वल आ रहा था। अगर याद करो एमीटर वोल्टमीटर मेथड और वोल्टमीटर एमीटर मेथड, उसमें मैंने क्या बोला था, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या किया जाए जिससे दोनों कनेक्शन के एरर सेम हो जाए, है ना। तो उसमें क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। याद करो वोल्टमीटर एमीटर मेथड का जो लास्ट क्लास था डीसी पावर मेजरमेंट का, उसमें मैंने इक्वेट किया था। तो वैसे ही इस केस में भी आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि एमसी शॉर्ट कंडीशन और एलसी शॉर्ट में आप ऐसा क्या करो कि आपका एरर सेम हो जाए। तो आप क्या करोगे, जो भी नोन क्वांटिटीज है उनको एज इट इज रहने दो और दोनों एरर को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने से अननोन क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, मतलब कि आईसी स्क्वायर आरसी इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर आरपी, ये आपको मिल जाएगा। तो आप करंट कॉइल का रेसिस्टेंस या प्रेशर कॉइल का रेसिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लोगे यहां से, है ना। तो वो चीज के लिए आप प्रिपेयर रहोगे। तो ये था एरर ड्यू टू आपका कनेक्शन ऑफ वॉटमीटर। सेकेंड क्या था, एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट इन करंट कॉइल। तो जब हमारा एलसी शॉर्ट जो हो रहा था, एलसी शॉर्ट कंडीशन में आपका प्रेशर कॉइल करंट कॉइल से होते हुए आ रहा था, तो उसके कारण करंट बढ़ने से फील्ड ज्यादा हो जा रहा था, जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अलग आ रहा था, डिफ्लेक्शन आ जा रहा था, जो कि हमारा एरर प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसको हटाने के लिए हम क्या किए थे, उसके लिए हम उसके लिए क्या किए, उसके लिए हम कंपनसेटिंग कॉइल प्रोवाइड कर दिए, राइट। तो कंपनसेटिंग कॉइल करंट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के ही इक्वल था, पर इस सेंस में कनेक्टेड था कि वो आपका प्रेशर कॉइल के करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था उसको आपका न्यूट्रलाइज कर दे रहा था या कैंसल आउट कर दे रहा था। तो वो था आपका रेमेडी फॉर एक्सेसिव करंट इन करंट कॉइल। थर्ड क्या था आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इंडक्टेंस इन प्रेशर कॉइल। तो उसमें हमने लीडिंग और लैगिंग लोड दोनों के लिए देख लिया, उसमें करेक्शन फैक्टर की बात कर ली और एरर परसेंटेज की भी बात कर ली, है ना। तो वो दोनों फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि वो आपके न्यूमेरिकल्स हो या डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रहा है, वो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। फोर्थ ये था अस्टैटिक अरेंजमेंट, आप ये नाम याद रखेंगे अस्टैटिक अरेंजमेंट। और शील्डिंग तो प्रोवाइड की ही जाएगी, राइट। तो शील्डिंग भी आप याद रखेंगे कि वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम ये करते हैं शील्डिंग, और दूसरा अस्टैटिक अरेंजमेंट। तो ये था आपका एरर्स इन वॉटमीटर। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।